सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। न्यू एप्लीकेशन ओपन होंगी केयर गिवर्स की 1 जनवरी 2024 से। तो ये दोनों प्रोग्राम की ओपन हो रही है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि एक की ओपन हो रही है, नहीं, ये दोनों की ओपन हो रही है। होम सपोर्ट वर्कर की भी और होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की भी। और इसमें जो है टोटल सबमिशन जो 24 में होनी है वो 5500 एप्लीकेशन की होनी है। दोनों दोनों प्रोग्राम के, एक में 2750 है बच्चों वालों में, एक होम सपोर्ट वर्कर में है, और 2750 टोटल हुई 55। और ये 2024 में सबमिशन होनी है, ऑनलाइन सबमिशन होनी है। इसका पोर्टल खुलना है 9 बजे, 1 जनवरी 9 बजे सवेरे ईस्टर्न टाइम, यानी कि ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में फ्रेश एप्लीकेशन ली जाएगी। दोनों एप्लीकेशंस की ली जाएंगी। अगर मिनिमम जो है इसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कि कौन से प्रोग्राम में कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पायलट प्रोग्राम में ये दो कैटेगरी है। डायरेक्ट एंटर परमानेंट रेजिडेंट्स है, परमानेंट रेजिडेंट है, और उसके बाद एक गेनिंग एक्सपीरियंस भी होता है। फर्दर कनाडा में लो जो है एक्सपीरियंस, आपको कनाडा में काम 12 महीने करना पड़ेगा मिनिमम केयर गिवर को, उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंट्स ले सकते हैं। और सबसे बड़ा एक काफ़ी बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है कि आप कनाडा इमिग्रेशन में जब अपनी फ़ाइल लगाते हो केयर गिवर की, उसमें आपकी फिर फैमिली भी जाती है। हस्बैंड को आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है और बच्चों को डायरेक्टली स्टडी परमिट मिलता है, और ये कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पर मेंशन है ऑलरेडी। तो जो है पास्ट में क्या हुआ करता था कि कनाडा में आपको आपको ये एप्लीकेशन में आपके वीज़ास लग जाते थे, तो वहाँ जाके 24 महीने काम करना पड़ता था। पर अब इस साल उसको रिडक्ट करके 12 महीने का एक्सपीरियंस कर दिया जो कनाडा में काम करना है। उसके बाद आप पीआर की एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। पर 24 पहले क्या था, 24 महीने में काम करेंगे, उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंट्स की एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो अब जो है न्यू चेंजेस जो इन्होंने वर्क परमिट में जो कनाडा केयर गिवर एक्सपीरियंस में करे हैं। तो ये 5 इयर्स प्रोग्राम है, पायलट प्रोग्राम, जिसमें होम सपोर्ट वर्कर, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, अगर आप क्वालिफ करते हो तो कनाडा में एंटर कर सकते हो वर्क परमिट, और आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हो। इसमें सिर्फ जॉब ऑफर होती है कैनेडियन फैमिली से। एलएमआई इसके लिए नेसेसरी नहीं है। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं नेसेसरी, एलएमआई नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में, एलएमआई नहीं चाहिए। तो आप जो है एक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो फॉलोइंग ये प्रोग्राम जो है जॉब ऑफर में है, और ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्शन वर्क परमिट है। ट्रैवल कर सकते हो, टेक टेम्परेरी जॉब ले सकते हो, और ऑप्टन कर सकते हो एक्सपीरियंस। तो ये एप्लीकेशन जब आपकी जो सबमिट होती है परमानेंट रेजिडेंट की, आफ्टर आपके 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद, तो आप क्या एलिजिबिलिटी है इसमें अगर देखा जाए तो इसके एनओसी कोड है होम सपोर्ट वर्कर के 44101, और होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर के 44100। तो जो चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है उसमें क्या है, एक तो बेबी सीटर, चाइल्ड केयर लिविंग इन केयर गिवर, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर एंड प्राइवेट नैनी, पेरेंट्स हेल्पर, बेबी सीटर एंड फिटनेस सेंटर, बेबी सीटर एंड शॉपिंग सेंटर। अब दूसरे में है अटेंडिंग, एक पर्सन है जो डिसेबल है होम केयर के लिए, फैमिली केयर गिवर, होम सपोर्ट वर्कर, लिविंग इन केयर सीनियर, पर्सनल एडी एंड होम सपोर्ट पर्सनल केयर अटेंडेंट, होम केयर एंड होम सपोर्ट। जो भी डिसेबल बच्चे हैं या कोई डिसेबल पर्सन है या सीनियर है, कोई बुजुर्ग है, तो इसमें क्या है, जो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर प्रोग्राम है, तो इसमें एक एम्प्लॉयर प्राइवेट होम में अपने उसको चाइल्ड केयर कर सकता है और हैज़ एन एनी रह सकता है। कोई इंस्टीट्यूट इसे हायर नहीं करता डे के, और आप कोई एम्प्लॉयर के होम में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एम्प्लॉयर के घर में लिव करिए।
आपको कोई अनाथ आश्रम का जो एक्सपीरियंस है उसमें नहीं काउंट होगा। अब है होम सपोर्ट वर्कर का। होम सपोर्ट वर्कर में जो है समवन हेल्प होम सपोर्ट वर्क, जो एम्प्लॉयर के प्राइवेट होम है, और इसके लिए भी कोई नर्सिंग जो लोकेशन है, आप कहीं इंस्टीट्यूट सेटिंग जो है आपकी नर्सिंग होम में नहीं होगी। आप एम्प्लॉयर के घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रह सकते हैं। तो 2 कैटेगरीज है प्रोग्राम में, गेनिंग एक्सपीरियंस एंड कैटेगरी, डायरेक्ट टू पीआर एंड रेजिडेंट पीआर कैटेगरी। तो पहले हम करते हैं, तो दिस कैटेगरी में जो है वर्क है 12 महीने का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास 12 महीने का एक्सपीरियंस है दोनों को कोड में, एनओसी कोड में, तो आप आगे पीआर के लिए एलिजिबल हो। तो आप पीआर के लिए एलिजिबल भी हो, काम भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपके हस्बैंड वाइफ को पीआर मिलती है। उसके बाद आपके पास 5 बैंड होने चाहिए, या तो आइलेट्स आनी चाहिए, या तो इंग्लिश आनी चाहिए, या आइलेट्स में बैंड होने चाहिए। तो अब काफ़ी को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई मेरे तो रीडिंग में है 4। तो अगर आपके रीडिंग में 4 है तब भी चलेगा, यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल देख लिया। अगर आपके आइलेट्स में 4 बैंड है रीडिंग में और बाकी में मॉड्यूल्स में 5 है, रेस्ट ऑफ मॉड्यूल्स 5, यानी कि राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, तो उसमें 5 है तो ये भी चलेगा। और आपके पास वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए, ठीक है जी। और आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफिकेशन होती है एटलीस्ट 1 ईयर की, और पास में कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने जॉब करी है, आपने होम सपोर्ट वर्कर का काम करा है, आपने होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर का काम करा है, कहीं स्कूल में पढ़ाए हैं, बच्चों को पढ़ाया, या बच्चों की डे केयर में काम करा आपने, या आप किसी हो, जैसे अगर होम सपोर्ट वर्कर के चाहिए तो आप किसी हॉस्पिटल में काम करा है, वहाँ आप डिसेबल पर्सन सामने रहे, सब उनका आपको एक्सपीरियंस है, आप उनकी केयर करते रहे हो। अब इसमें दूसरे में है, ये भी है एटलीस्ट 36 मंथ, ये जो डायरेक्ट टू पीआर है, 12 मंथ का मोर देन एक्सपीरियंस एटलीस्ट। तो उसके बाद आपके पास पीआर, फिर वो आपके पास 12 महीने का, उसके 12 महीने का फुल टाइम आप काम करेंगे, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप वहाँ करोगे। पोस्ट सेकेंडरी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए एटलीस्ट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, +2 के बाद या तो 2 या 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, या जो उसकी वेस होती हो वो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन शो करे, या पोस्ट सेकेंडरी जो है ग्रेजुएशन शो करे, या आपका जो डिप्लोमा है एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन के बाद भी हो या +2 के बाद हो, पर वो 2 इयर्स या 3 इयर्स का शो हो, तो वो कनाडा में इक्वलेंट माना जाता है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। और आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, पास्ट में आपने होम सपोर्ट वर्कर में कोई काम करा हो, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर में काम करा हो। अगर इसमें देखा जाए तो काफ़ी जो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग है, उन्होंने हॉस्पिटल में काम करा होता है, उनको दोनों एक्सपीरियंस मिल रहे होते हैं, उनको बच्चों का भी मिल रहा होता है, उनको बुजुर्ग का भी मिल सकता है, तो वो फाइल लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास बीए करिए या एमए करिए और आप जाके आपके पास बच्चों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आपके पास टीचर का एक्सपीरियंस है, तो आप भी केयर गिवर की फ़ाइल लगा सकते हो, पर एटलीस्ट आपके पास कोई एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर है, तो कोई आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है कनाडा में, तो आप एज ए केयर गिवर की फ़ाइल लगा सकते हो, और आपकी वैसी IQS हुई भी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आपकी रेडी है, तो आप फाइल लगा सकते हो, तो जिसमें आपकी फैमिली भी कनाडा से। पर ये जो फाइल तो 1 जनवरी 2024 से लग जाती है, पर इसके लिए काफ़ी लोगों को वेट भी करना पड़ता है, जो इसकी रियलिटी है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। एटलीस्ट जो है वो कभी टू ईयर्स का है, किसी का 3 ईयर्स का है, काफ़ी लोगों को अभी भी वेट करना पड़ रहा है। अगर आप फाइल लगाना चाहते हो तो लगाइए, पर आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी तो ये
दो साल के वेट में भी है, किसी की 2 साल से ज़्यादा भी है, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी स्लो चल रहा है। तो आपको पेशेंस रख के, अगर आपने फाइल लगा ली तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो है। ये जो है इसकी प्रोग्राम की रियलिटी है। अगर आप फिर भी फाइल लगाना चाहते हो, मोस्ट वेलकम आप लगाइए 1 जनवरी 2024 से। और काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है कि अब मेरी मेडिकल हो गया तो कितने टाइम। देखो बेटा, मैं किसी का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती कि कितने टाइम से उसका मेडिकल हुआ है, तो अब उसको आगे क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा, हमें वेट करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ आईआरसी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। डायरेक्टली आप आईआरसी को कॉन्टैक्ट करके आप अपनी फ़ाइल का स्टेटस पूछ सकते हो, आगे क्या प्रोसेस हो है, तो वो भी आप पूछ सकते हो कि आगे कब तक कितना वेट करेगा। अब काफ़ी लोगों का क्या है, काफ़ी बच्चों ने, सभी ने मोस्टली कनाडा से फाइल लगाई है। वहाँ जो ईमेल्स होती हैं उन्होंने अपनी नहीं दे रखी है, उनकी एजेंट्स की दी हुई है। तो जो भी अपडेट होता है एजेंट्स को आता है। तो अगर आप फाइल अब न्यू लगा रहे हैं तो अपने एजेंट को कहो कि हमारी ईमेल दी जाए कि जो भी अपडेट हो हमें आए। और आप वेब फॉर्म पर भी रेस कर सकते हो। वेब फॉर्म रेस में क्या है, काफ़ी वेट करना पड़ता है, पर आप डायरेक्टली अगर आईआरसी को कांटेक्ट करें तो आप अपनी फ़ाइल का स्टेटस पता कर सकते हो कि आपकी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं सभी को कहूँगी कि आप डायरेक्टली खुद जाके आईआरसी को कांटेक्ट करिए तो बेटर रहेगा। वहाँ आपको अपना स्टेटस खुद पता लग जाएगा। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो बनाई थी आईआरसी को कैसे कांटेक्ट करना है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर अभी कांटेक्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही है 25 से लेकर 4 जनवरी तक। यहाँ एम्बेसी का काम, हॉलीडे चल रही है, तो अभी एम्बेसी जो है वर्क नहीं कर रही है, पर 4 जनवरी के बाद वर्क करेगी। तो अगर आप अपनी पुरानी फाइल्स को पता करना चाहते हैं उनका स्टेटस, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फाइल नंबर भी है, सारा कुछ है डिटेल्स। तो आप उनको बताएंगे तो वो आपको आपका स्टेटस बता देंगे, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो होता है कॉल्स फ्रिक्वेंटली ज़्यादा होती है। पर कनाडा के टाइम पर हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियन टाइम पर नहीं कांटेक्ट कर सकते, क्योंकि हम कनाडा में कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे को पूछते हैं कि अब मुझे 3 साल हो गया, अभी तक मेरा फ़ाइल का रिज़ल्ट नहीं आया। अगर आपका 3 साल हो चुका है फ़ाइल का, या कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कमेंट बॉक्स में मैसेज आए होते, तो आप अपने लॉयर को कांटेक्ट करिए जिसने आपकी फ़ाइल लगाई है, क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया। तो ये आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं उनको और उनसे स्टेटस पता कर सकते हैं। नहीं तो आप आईआरसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं किसी की टाइमलाइन, जो मेरे पास टाइमलाइन आती है वो एक पर्टिकुलर बच्चों की आती है, हम अंदाजे से नहीं बता सकते कि कब तक क्या किसी क्या आएगी। ये आपको आईआरसी ही बता सकती है, क्योंकि फाइल उनके पास चल रही है। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।